नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी पत्नी का पत्र। इस कहानी को MHD 9 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में भारतीय कहानी की जो इकाई है उसके अंतर्गत इस कहानी को हम पढ़ते हैं और बार बार परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी कला की बात करें तो उनकी कहानी कला में भारतीय परंपरा ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। लोक शैली का प्रयोग वो बहुत ही कम करते हैं क्योंकि उनकी कहानी जो है वो आसपास के परिवेश की गहरी छानबीन करती हुई नजर आती है। टैगोर जी की कहानियों में विश्व मानवता का रूप हम देख सकते हैं और साथ ही उनकी कहानियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनकी कहानियों ने मानस पटल को जागृत करने का काम किया है, भारतीय जनता को जागृत करने का काम किया है और एक महत्वपूर्ण बीड़ा उन्होंने उठाया था राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाने का। उनका ये मूल मंत्र था कि अगर कोई भी व्यक्ति विश्व मानवता के नाम पर कहीं ना कहीं जातीय भेदभाव या धार्मिक भेदभाव करता है तो उसको हम राजनीतिक अपराध कर्म के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। पत्नी का पत्र कहानी एक वैचारिक टकराहट की कहानी है। अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में भारतीय कहानियों की बात करते हैं तो केवल भारतीय अंग्रेजों के साथ संघर्ष नहीं कर रहे थे, अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि एक परिवार में स्त्रियां भी संघर्ष कर रही थी। एक समाज में एक महत्वपूर्ण वर्ग भी संघर्ष कर रहा था, दलित वर्ग था, किसान वर्ग था, धर्म और जाति के नाम पर संघर्ष जारी था। तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौर की कहानियाँ हैं, ये सारी की सारी कहानियाँ केवल अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष है उसी को नहीं दर्शाती हैं, बल्कि मानव के मन में जो विचारों की टकराहट है, जो रिश्तों के अंदर जो संघर्ष है, जो वर्गों के अंदर संघर्ष है, जो समाज के अंदर छोटे छोटे वर्गों में संघर्ष पाया जाता है, उनकी कहानियां भी लिखी गई हैं। पत्नी का पत्र कहानी में भी एक स्त्री के मन की जो अंतर्व्यथा है, कहीं ना कहीं उसको अभिव्यक्ति दी गई है। और उस जमाने में, जिस जमाने में टैगोर जी लिख रहे थे, 19वीं 20वीं सदी की अगर हम बात करें और वहाँ पर स्त्रियों के कितने अधिकार थे। अगर एक बंगाली परिवार में, एक मध्यम वर्ग के परिवार में स्त्री के अधिकारों की बात करें तो कोई भी अधिकार उसको प्राप्त नहीं था। वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी, वो अपने विचारों को सबके सामने नहीं रख सकती थी, वो चाहकर भी आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं ले सकती थी, वो चाहकर भी अपने सास ससुर और अपने बड़ों का विरोध नहीं कर सकती थी अगर वो गलत काम उसके साथ करते हैं या गलत व्यवहार करते हैं। तो स्त्री के अधिकारों के नाम पर उस समय में कुछ भी नहीं था। और ऐसे दौर में रविंद्रनाथ जी जब इस तरह की कहानी लिखते हैं, पत्नी का पत्र कहानी लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका विरोध भी किया गया होगा, सामाजिक टकराव भी कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा और इस कारण से ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। अगर हम एक अनपढ़ स्त्री की बात करें तो कह सकते हैं कि उसके दिमाग में तर्क वितर्क की शक्ति इतनी विकसित नहीं होती जितनी कि एक पढ़ी लिखी महिला की तर्क वितर्क शक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर जो महिला है, जो मुख्य पात्र है, पत्नी का पत्र कहानी की मुख्य पात्र है, वो पढ़ी लिखी है, वो सोच सकती है, उसके अंदर बुद्धि है, वो तर्क वितर्क कर सकती है, वो अपना भला बुरा समझती है। लेकिन फिर भी किस तरह से 15 सालों तक वो अपने परिवार में रहते हुए और कहीं ना कहीं आवाज़ उठाती है तो उसकी आवाज़ को महत्व नहीं दिया जाता, वो सब कुछ सहन कर जाती है क्योंकि सहन करना उसकी नियति बना दी जाती है। जब बेटी घर में पैदा होती है तो बचपन से ही उसको संस्कार दिए जाते हैं कि जो भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ससुराल में जाने के बाद तुम्हें वापस नहीं आना है, तुम्हें सहन करते हुए, सहनशीलता का परिचय देते हुए अपने परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। और पूरा का पूरा 100% जो भार होता है पारिवारिक गाड़ी, घर गृहस्थी की गाड़ी को चलाने का, उसको सफल बनाने का पूरा भार सिर्फ और सिर्फ पत्नी के कंधों पर होता है, स्त्री के कंधों पर होता है। कहीं ना कहीं ये भार हम यहाँ पर जो मुख्य पात्रा है, पत्नी का पत्र कहानी की जो पात्रा है, उसके कंधों पर भी हम देख सकते हैं। उसको 15 साल लग जाते हैं कहीं ना कहीं अपने अंदर की दबी हुई जो अंतर्व्यथा है, जो अंतर्विरोध है, जो क्रांति की भावना है, उसको बाहर निकालने के लिए। वो चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कह पाती और कहती भी है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 15 साल बाद वो हिम्मत करती है और एक पत्र लिखती है अपने पति को। ऐसा नहीं है कि वो उससे दूर है या उसको पत्र लिख रही है कि उसको उसकी याद आ रही है। वो इस तरह का पत्र लिखती है कि 15 साल में मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं क्या सोचती हूँ वो तुम्हें बताने का, मेरे मन में क्या चल रहा है वो मैं तुम्हें बता ही नहीं पाई हूँ। और 15 साल के बाद आज मुझे एक ऐसा समय मिला है जब मैं पत्र के माध्यम से तुम्हें अपने मन की बातों को बताना चाहती हूँ।
पत्नी का ये पत्र उसकी पूरी व्यथा को सबके सामने उजागर कर देता है और किस तरह से अंत में वो एक ऐसा निर्णय लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय में, जिस समय की ये कहानी है, जिस दौर की ये कहानी है, उसमें पत्नी या स्त्री इतने अधिकार नहीं रखती, इतना साहसिक कदम नहीं उठा सकती जैसा कि इस कहानी की पात्रा ने उठाया है। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या क्या होता है। कहानी के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि कहानी जो है पत्र शैली में लिखी गई है। पत्र शैली की कहानियों की एक विशेषता यह होती है कि इसमें जो पत्र लिखने वाला होता है वो अपने मन की बात को पूरे अधिकार के साथ रखता है। जब हम संवाद की बात करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच संवाद जब हम दिखाते हैं तो संवाद में बराबरी की बात होती है, आगे वाला भी अपना पक्ष रखता है। लेकिन जब हम पत्र लिखते हैं तो जो लिखने वाला होता है वो पूरी तरह से अपने मन की बात को रखता है, अपना पक्ष रखता है, दूसरों के पक्ष इसमें ज़्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं देते। पत्नी का पत्र कहानी बंगाली भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसका अनुवाद अज्ञेय जी ने किया है और ये हमारे सामने हिंदी के रूप में है, क्योंकि अनुवाद इसका किया गया है। अनुवादित रूप हम पढ़ रहे हैं। आइए पूरी कहानी को पढ़ते हैं। और कहानी पत्र शैली में लिखी गई है तो जो संबोधन है वो भी बहुत गहरे भाव लेकर यहाँ पर उजागर हुआ है। श्री चरण कमलेशु, ये संबोधन है और ये संबोधन अपने आप में बहुत खास है। अगर हम उस दौर की महिलाओं की बात करें, उनके लिए पति ही सब कुछ होता था, पति ही उनका भगवान होता था। और इस तरह से ये जो संबोधन है आज के ज़माने में हो सकता है हम इससे अपने आप को संबंधित ना कर पाएं, लेकिन देखिए आप इस संबोधन को, श्री चरण कमलेशु, यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। और ये जो पहला शब्द है ये भी बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है कि जो महिला है उसका पूरा जीवन पूरी तरह से पति को समर्पित होता है, उसके ससुराल वालों को समर्पित होता है, उसके पास कोई अधिकार नहीं होता, अपनी कोई सोच नहीं होती। और अगर वो सारे के सारे जो अधिकार हैं जो ससुराल वाले उसके ऊपर जताते हैं उनको सहन कर लेती है, उनके अनुसार कार्य करती है, तो वो एक भारतीय परंपरावादी महिला है, एक आदर्श महिला है। और अगर नहीं करती है तो सीधा उसके चरित्र पर प्रहार किया जाता है, सीधा उसके आत्मसम्मान को कचोटा जाता है। आज भी परिस्थितियां ज़्यादा कुछ बदली नहीं है। जहाँ जहाँ नारियों ने अपनी आवाज़ उठाई है और कहीं ना कहीं पुरुष जो है अपने आप को छोटा महसूस करने लगता है तो सीधा उसके चरित्र पर प्रहार करता है, उसको लांछन दिए जाते हैं और उसको चरित्रहीन साबित कर दिया जाता है। ये एक पहलू है जो ऐसे ही हम इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं कहानी में किस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है और किस तरह से कहानी हम सभी के सामने खुलती है। आज हमारे विवाह को 15 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कभी तुमको चिट्ठी न लिखी। 15 साल बाद एक पत्नी अपने पति को चिट्ठी लिख रही है। हालांकि वो दोनों पति पत्नी हैं, 15 सालों से साथ रहते हैं, तो वो अपने मन की बात बड़े आराम से कर सकते हैं। कभी दूर जाने का उनको मौका नहीं मिला। लेकिन एक पत्नी इतनी व्यथित है, उसके मन में इतनी पीड़ा है कि वो 15 साल के बाद जब अपने पति से कहीं थोड़े समय के लिए दूर जाती है तो वही चिट्ठी के माध्यम से अपने मन की पीड़ा को बाहर निकालती है। अभी तक मैंने कभी तुमको चिट्ठी न लिखी, सदा तुम्हारे पास ही बनी रही, न जाने कितनी बातें कहती सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी नहीं मिली, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी नहीं मिली। इस पंक्ति में आप देख सकते हैं कितने गहरे भाव छुपे हुए हैं। आज मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ, तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंगे के साथ शंख का होता है, वह तुम्हारे तन मन से चिपक गया है। इसलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी, उन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तुम्हारे घर की मंझली बहू हूँ, पर आज 15 वर्ष बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है। इसीलिए आज साहस करके ये चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे तुम अपने घर की मंझली बहू की ही चिट्ठी मत समझना कि मैं तुम्हारे घर की मंझली बहू हूँ और मंझली बहू के अधिकार से मैं ये चिट्ठी लिख रही हूँ, ऐसा मत समझना। बल्कि एक स्त्री होने के नाते मैं ये चिट्ठी लिख रही हूँ, अपनी अलग पहचान होने के नाते आज मैं अपने मन की बात तुम्हारे सामने रख रही हूँ। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात जिन्होंने मेरे भाग्य में लिखी थी, उन्हें छोड़कर जब इस संभावना का और किसी को पता न था, उसी शैशव काल में मैं और मेरा भाई एक साथ ही सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हुए थे। भाई तो मारा गया, पर मैं बच रही। मोहल्ले की औरतें कहने लगी, मृणाल लड़की है न, इसीलिए बच गई, लड़का होती तो क्या भला बच सकती थी।
तो यहाँ इस पंक्ति में हम देख सकते हैं कि लड़कियों को माना जाता है कि उनको कुछ नहीं हो सकता, लड़कों की बहुत देखभाल की जाती है। अगर बहुत समय पहले की बात करें तो लड़कियाँ बीमार हो जाती थी तो उनको कोई डॉक्टर के पास नहीं ले जाता था, उनकी दवा दारू नहीं होती थी, ऐसा माना जाता था लड़की है इसको कुछ भी नहीं होगा, ये तो बच ही जाएगी। लेकिन जो लड़का है उसकी इतनी देखभाल की जाती है, इतना संभाल कर रखा जाता है कि भाई लड़का है, कुल दीपक है और हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला है। चोरी की कला में यमराज निपुण है, उनकी नज़र कीमती चीज़ पर ही पड़ती है। मेरे भाग्य में मौत नहीं है, यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं ये चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। एक दिन जब दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा तुम्हारे मित्र नीरद को साथ लेकर कन्या देखने आए थे, तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। दुर्गम गांव में मेरा घर था, जहां दिन में भी सियार बोलते रहते। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी में चलने के बाद बाकी 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी में बैठकर पार करने के बाद हमारे गांव में पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई, जिस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन, मामा उस भोजन की हंसी उड़ाना आज भी नहीं भूलते। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी कहानी की मुख्य पात्रा है मृणाल, वो एक ऐसे गांव में रहती है जो बहुत दूर है और साथ में वहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिन है। और वहाँ पर जो खाना उनको मिलता है, खाने का मजाक आज तक उसके सामने बनाया जाता है। तुम्हारी माँ की एक ही जिद थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी को मंझली बहू के द्वारा पूरी करें। तो उनके परिवार में जो बड़ी बहू है वो ज़्यादा रूपवती नहीं है, ज़्यादा सुंदर नहीं है, और जो उनकी सास है, मृणाल की सास है, वो चाहती थी कि मंझली बहू सुंदर आए, रूपवती आए। नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गांव क्यों आते, जो कि इतना दूर है, दुर्गम स्थान पर है। पीलिया, यकृत, उदरशूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती, वे स्वयं ही आकर घेर लेते हैं, छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक करने लगी, माँ दुर्गा का नाम जपने लगी। शहर के देवता को गांव का पुजारी क्या देकर संतुष्ट करे, यानी कि उनके पास दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं था, बस एक बेटी थी और जो रूपवती थी, साथ में पढ़ी लिखी थी, वही उनका दहेज थी और वही उनकी वधू थी। बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मूल्य नहीं होता। देखने आया हुआ व्यक्ति उसका जो मूल्य दे वही उसका मूल्य होता है। इसीलिए तो 1000 रूप गुण होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी भी तरह दूर नहीं होता। सारे घर का, यही नहीं सारे मोहल्ले का ये आतंक मेरी छाती पर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का सारा उजाला और संसार की समस्त शक्ति उस दिन मानो इस 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की को 2 परीक्षकों की 2 जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़ रखने के लिए चपरासीगिरी कर रही थी। मुझे कहीं छिपने की जगह नहीं मिली। अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कंपाती हुई सहनाई बज उठी। मैं तुम लोगों के यहाँ आ पहुँची। तो किस तरह से उसका विवाह होता है, उसके पापा के पास दहेज नहीं है, और कैसे वो अपने रूप के सहारे अपने ससुराल में आ जाती है कि वो रूपवती है, सुंदर है और उसका सम्मान किया जाएगा। मेरी सारे ऐबों का ब्यौरेवार हिसाब लगाकर गृहिणियों को ये स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदरी जरूर हूँ। ये बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा भारी हो गया, लेकिन सोचती हूँ मुझे रूप की ज़रूरत ही क्या थी। रूप नामक वस्तु को अगर किसी त्रिपुंडी पंडित ने गंगा मिट्टी से गढ़ा हो तो उसका आदर हो, लेकिन उसे तो विधाता ने केवल अपने आनंद से निर्मित किया है। इसीलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर जो मृणाल है वो सुंदर है, उसकी जेठानी इतनी रूपवती नहीं है। तो सारी जो महिलाएं हैं उसके सारे ऐबों के बारे में बहुत कुछ कहती हैं कि उसका परिवार गरीब है, कुछ लेकर नहीं आई है, लेकिन वो सुंदरी है यानी कि रूपवती है, ये बात स्वीकार कर ली जाती है। लेकिन वो मानती है कि मेरा रूपवती होना, मेरा सुंदर होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि विधाता ने मुझे खुश होकर बनाया है। और ये जो तुम्हारे धर्म का जो संसार बना हुआ है, जो सामाजिक परिवेश है, जो किस तरह की सोच और रूढ़िवादी सोच को मानता है, तो उसमें इसका कोई महत्व नहीं है। मैं रूपवती हूँ, इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन नहीं लगे, लेकिन मुझ में बुद्धि भी है। ये बात तुम लोगों को पग पग पर याद करनी पड़ी। मेरी ये बुद्धि इतनी प्राकृत है कि तुम लोगों की घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी वह आज भी टिकी हुई है। मेरी इस बुद्धि से माँ बड़ी चिंतित रहती थी। नारी के लिए यह तो एक बला ही है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर नारी तर्क वितर्क करती है, किसी का विरोध करती है, विशेष रूप से अगर ससुराल में जाकर अपनी बात को रखती है, अपने पक्ष को रखती है, तो ये कहीं ना कहीं नारी के पक्ष में नहीं है। क्योंकि जो हम एक परंपरावादी स्त्री की, एक गृहस्थ स्त्री की बात कर रहे हैं, तो घर गृहस्थी बसाने के लिए नारी को इस तरह से बुद्धिमान होना अच्छा नहीं माना जाता। और ये बात जो मृणाल है उसकी माँ के लिए भी बहुत बड़ी चिंता का कारण थी। बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है, वह यदि बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खा खाकर उसका सिर फूटेगा ही। लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि की जरूरत है, विधाता ने लापरवाही में मुझे उससे बहुत ज़्यादा बुद्धि दे डाली। अब मैं उसे लौटाऊं भी तो किसको? तुम लोग मुझे पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे। अक्षम्य को कड़ी बात कहने से ही सांत्वना मिलती है, इसीलिए मैंने उसको क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारे घर गृहस्थी से बाहर थी, जिसे तुम में से कोई नहीं जानता। मैं तुम सबसे छिपाकर कविता लिखा करती थी। वह भले ही कूड़ा करकट क्यों न हो, उस पर तुम्हारे अंतःपुर की दीवार न उठ सकी। वहीं मुझे मृत्यु मिलती थी, वहीं पर मैं रो पाती थी। मेरे भीतर तुम लोगों की मंझली बहू के अतिरिक्त जो कुछ था, उसे तुम लोगों ने कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि उसे तुम लोग पहचान भी न पाए। मैं कवि हूँ, ये बात 15 वर्ष में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं आई। तो यहाँ पर मृणाल सबसे बड़ी बात बताती है कि जो मेरी बुद्धि है, जो मेरा सोचने विचारने का तरीका है, तुम्हारे घर में उसको महत्व नहीं मिला है। तुमने केवल एक मंझली बहू के तौर पर मुझे देखा है, एक ऐसी नारी के तौर पर देखा है जो कहीं ना कहीं तुम लोगों का विरोध करती है और जो घर गृहस्थी में फिट नहीं बैठती है। लेकिन मैं एक कवि हूँ, कविता लिखती हूँ और कविता के संसार में मेरी अपनी एक अलग पहचान है। इस बात को तुम कभी समझ ही नहीं पाए। 15 साल के बाद मुझे अब मौका मिला है कि मैं ये बात तुम सभी के सामने रख रही हूँ, पत्र के माध्यम से बता रही हूँ। तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों में मेरे मन में जो सबसे ज़्यादा जागती रहती है, वह है तुम लोगों की गौशाला। अंतःपुर को जाने वाले जीने की बगल के कोठे में तुम लोगों की गोएं रहती हैं। सामने के आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगह न थी। आंगन के कोने में गायों को भूसा देने के लिए काठ की नांद थी। सवेरे नौकर को तरह तरह के काम रहते, इसीलिए भूखी गायें नांद के किनारों को चाट चाट कर, चबा चबा कर खुरच देती। मेरा मन रोने लगता। मैं गवई गांव की बेटी जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर में आई, उस दिन उस बड़े शहर के बीच मुझे वे 2 गायें और 3 बछड़े चिर परिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन मैं रही, बहू रही, खुद न खाकर छिपा छिपा कर मैं उन्हें खिलाती रही। जब बड़ी हुई तब गौओं के प्रति मेरा प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले लोग मेरे गोत्र के बारे में संदेह प्रकट करते रहे। यानी कि यहाँ पर उसको ताना मिलता था कि किस तरीके से वो गाय भैंसों के बीच में रहती है और जो मृणाल है उसका आत्मीय संबंध बन जाता है 2 गायों के साथ और उनके 3 बछड़ों के साथ। वो उनको खाना खिलाती है, चारा देती है और घर के लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। उसको बार बार ताने सुनने को मिलते हैं कि तुम्हारा जो गोत्र है और गायों का जो गोत्र है, यानी कि तुम जानवर के समान हो, तुम बहुत ही गंवार हो, इस तरह का ताना उस पर कसा जाता है। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा था। अगर वह बची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है, जो कुछ सत्य है, वह सब मुझे ला देती। तब मैं मंझली बहू से एकदम माँ बन जाती। गृहस्थी में बंधी रहने पर भी माँ विश्व भर की माँ होती है, पर मुझे माँ होने की वेदना ही मिली, मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। यहाँ पर हम देख सकते हैं मृणाल को एक बेटी होती है, लेकिन बेटी की मृत्यु हो जाती है। उसकी हालत भी बहुत ख़राब होती है, वो भी मर सकती थी, क्योंकि इसके पीछे जो कारण है वो भी कहीं ना कहीं जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसकी देखभाल नहीं की जाती है और आसपास का जो माहौल होता है वही उसका उत्तरदायी होता है। मुझे याद है अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर का भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था और जच्चा घर देखकर नाराज होकर उसने डांट फटकार भी लगाई थी। सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा बाग है, कमरे में भी साज श्रृंगार की कोई कमी नहीं, पर भीतर का भाग मानो पश्मीने की काम की उल्टी परत हो। वहाँ न कोई लज्जा है, न सौंदर्य, न सिंगार। उजाला वहाँ टिमटिमाता रहता है, हवा चोर की भांति प्रवेश करती है। तो ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। उजाला वहाँ टिमटिमाता रहता है, हवा चोर की भांति प्रवेश करती है। यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल भी हवा पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है और वहाँ पर अगर साधारण व्यक्ति भी रहता है तो वो भी बीमार हो सकता है। और जब मृणाल को बच्चा होता है तो उसको उसी स्थान पर रखा जाता है, तो आदि तो वह उस परिस्थिति की वजह से बीमार हो जाती है, उस माहौल की वजह से बीमार हो जाती है। आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम नहीं लेता। फर्श और दीवार पर काली माँ अक्षय बनकर विराजती है। लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी।
उसने सोचा था कि शायद इससे हमको रात दिन दुख होता होगा। बात बिल्कुल उल्टी है। अनादर नाम की चीज राख की तरह होती है। वह शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रखती है, लेकिन ऊपर से उसके ताप को प्रकट नहीं होने देती। जब आत्मसम्मान घट जाता है तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लज्जा पाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है कि नारी को दुख पाना ही होगा, तो फिर जहाँ तक संभव हो उसे अनादर में रखना ही ठीक है। आदर से दुख की व्यथा और बढ़ जाती है। तुम मुझे चाहे जैसे रखते रहे, मुझे दुख है ये बात कभी मेरे ख्याल में भी न आई। जच्चा घर में जब सिर पर मौत मंडराने लगी थी तब भी मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारा जीवन ही क्या है कि मौत से डरना पड़े। जिनके प्राणों को आदर और यत्न से कसकर बांध लिया गया हो, मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज मुझे घसीटने लगते तो मैं उसी तरह उखड़ आती जिस तरह पोली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खिंच आती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी है। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते लज्जा आती है। यानी कि स्त्रियां चाहकर मर भी नहीं सकती है, मरने के बाद भी उनको सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अपमान वो जीते जी सहन कर रही है, मरने के बाद वो दुगना हो जाता है। मेरी बेटी संध्या तारा की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिर तक जैसे तैसे कट जाता। आज तुम्हें ये चिट्ठी लिखने की जरूरत न पड़ती, लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ाकर ले जाती है और पक्के दालान में पीपल का अंकुर फूट उठता है और होते होते उसी से लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लग जाती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहाँ से उड़कर आ पड़ा। तभी से दरार शुरू हो गई। तो यहाँ पर मृणाल बताती है कि मैंने अपनी बेटी की मृत्यु को स्वीकार कर लिया। मेरे साथ जो होता था वो भी मैंने स्वीकार कर लिया। मैं परेशान नहीं थी और इसी तरीके से अपने जीवन की गाड़ी को अंतिम सांस तक निभाती रहती। लेकिन अचानक से मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ये सब करना पड़ा। इस तरह का पत्र मुझे लिखना पड़ा, इस तरह का विरोध मुझे करना पड़ा। और वो क्या कारण है, आइए जानते हैं, आगे कहानी को पढ़ते हैं। जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में अपनी दीदी के पास आश्रय लिया था, तब तुम लोगों ने सोचा था ये कहाँ की बला आ गई। आग लगे मेरे स्वभाव को, करती भी क्या। देखा तुम लोग सब मन ही मन खिंच उठे हो, इसीलिए उस निराश्रिता लड़की को घेरकर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांधकर खड़ा हो गया हो। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। ये अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि बिंदु नाम की एक पात्र है यहाँ पर कहानी में, जो कि उसकी जेठानी की बहन है और वो उसके जीवन में आती है और किस तरह से उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और वो शादी के 15 साल बाद इतना बड़ा कदम उठाती है। ये पत्र अपने पति के नाम लिखती है। बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाया मानो उस पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो, मानो अगर वह किसी तरह दूर हो सके तो जान बचे। उन्हें इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके। वे पतिव्रता थी। तो यहाँ पर उनकी जो जेठानी है उनका मन में अपनी बहन के प्रति लगाव है, स्नेह है, लेकिन ससुराल वालों की स्थिति को देखकर कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, उनके पति नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए वो अपना स्नेह भाव प्रकट नहीं करती है। और उसमें इतना साहस भी नहीं है कि घर वालों का विरोध कर सके, ये बता सके कि इस अनाथ बहन को कौन पालेगा, इसे हमें ही रखना है। उनका ये संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा बड़ी जेठानी ने खास तौर से सबको दिखा दिखाकर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों के से काम सौंप दिए कि मुझे दुख ही नहीं लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती थी कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है, ढेरों काम करती है, फिर भी खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। तो यहाँ पर जो मृणाल है वो अपना विरोध जताती है और कहती है कि किस तरह से हम बिंदु का फ़ायदा उठा रहे हैं, कितने काम करवाते हैं लेकिन उसकी देखभाल नहीं करते। मेरी बड़ी जेठानी के पितृवंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज़ न थी।
न रूप था न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वे सदा यही सोचती रही कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था। इसीलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर, अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमट कर रहती थी। तो यहाँ पर जो जेठानी है उसका परिवार इतना अच्छा नहीं है, साथ में रूपवती भी नहीं है, सुंदर भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके पास कोई कारण नहीं है विरोध दिखाने का। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाती। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और की खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जीजी कहने लगी, मंझली बहू गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर डालोगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं मृणाल बिंदु की मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सारे घर वाले उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो जेठानी है वो भी उसका विरोध करती है। हालांकि बिंदु उनकी अपनी बहन थी, फिर भी उनमें इतना साहस नहीं था कि वे घर वालों का विरोध कर सके। वे सबसे मेरी इस ढंग से शिकायत करती फिरती थी मानो मैंने कोई भारी आफत ढा दी हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ वे मन ही मन सोचती थी कि जान बची। अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर पड़ने लगा। वे अपनी बहन के प्रति खुद जो स्नेह नहीं दिखा पाती थी वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हल्का हो जाता। मेरी बड़ी जेठानी बिंदु की उम्र में से 2-1 अंक कम कर देने की चेष्टा किया करती थी, लेकिन अगर अकेले में उनसे कहा जाता कि उसकी अवस्था 14 से कम नहीं थी तो जाती न होती। तुम्हें तो मालूम है देखने में वह इतनी कुरूप थी कि अगर वह फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ लेती तो भी लोगों को घर के फर्श की ही चिंता होती। यही कारण है कि माता पिता के न होने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह की सोचता, और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिनके प्राणों में इतना बल हो कि उससे ब्याह कर सके। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई, मानो अगर मेरी देह उससे छू जाएगी तो मैं सह नहीं पाऊंगी, मानो संसार में उसको जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था। इसीलिए वह हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती। उसके पिता के यहाँ उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे वह फालतू चीज़ की तरह पड़ी रह सके। फालतू कूड़े को घर के आसपास अनायास ही स्थान मिल जाता है क्योंकि मनुष्य उसको भूल जाता है। लेकिन अनावश्यक लड़की एक तो अनावश्यक होती है, दूसरे उसको भूलना भी कठिन होता है। उसके लिए घूरे पर भी जगह नहीं होती। फिर भी ये कैसे कहा जा सकता है कि उसके चचेरे भाई ही संसार में परम आवश्यक पदार्थ थे। जो हो वे लोग थे खूब। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लग गई। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, ये बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई। लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो नहीं था, इसलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। मेरे पास 2-4 दिन रहने पर ही उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया। शायद अमरोही रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। तुमने कहा शीतला, क्यों न हो वह बिंदु थी न। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया। 2-1 दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 2-1 दिन तक धीरज किसको होता। बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा शीतला है तो हो, मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़ककर क्रोध की मूर्ति बन गए, यही नहीं जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशानी दिखाती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर की वे सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे। कहने लगे अब तो वाकई शीतला बैठ गई है। क्यों न हो वह बिंदु थी न। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वह एकदम अजर अमर कर देता है। बीमारी आने का नाम नहीं लेती, मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसीलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया। हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज़्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, गरीब होते हैं, बेबस होते हैं, बेसहारा होते हैं, कहीं ना कहीं उनको बीमारियाँ भी नहीं लगती है। कहीं ना कहीं भगवान उनकी मदद करते हैं, उनके शरीर और मन को इतना मजबूत बना देते हैं कि वो चाहकर भी अपने साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा
तब उसको एक और कूग्रह ने पकड़ लिया। वह मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी देखी ही न थी। पुस्तकों में पढ़ा अवश्य था, पर वह भी स्त्री पुरुष के बीच ही। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद ये कुरूप लड़की मेरे उसी रूप के पीछे पड़ गई। रात दिन मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती, जीजी तुम्हारा ये मुंह मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती उस दिन वह बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी तो मुझे साज श्रृंगार की आवश्यकता पड़ती ही न थी, लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वह लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी न थी। उत्तर की ओर की दीवार में नाली के किनारे न जाने कैसे एक गाब का पौधा निकला। जिस दिन देखती कि उस गाब के पौधे में नई लाल लाल कोपले निकल आई है, उसी दिन जान पड़ता कि धरती पर वसंत आ गया है। और जिस दिन मेरी घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनादृत लड़की के मन का और छोर किसी तरह रंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी वसंत की हवा बहती है। वह किसी स्वर्ग से आती है, गली की मोड़ से नहीं। तो यहाँ पर बिंदु और मृणाल के बीच में बहुत स्नेह हो जाता है। बिंदु मृणाल से बहुत स्नेह करने लगती है और कहीं ना कहीं उसका ख्याल रखती है, और एक तरह से उनके बीच में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है, माँ बेटी जैसा रिश्ता बन जाता है। और इसी कारण से वो 15 वर्ष के बाद विरोध कर पाती है बिंदु के कारण, क्योंकि बिंदु के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस कहानी को आपने पहले नहीं पढ़ा है, पहली बार आप सुन रहे हैं, तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि बिंदु के साथ क्या होता है। बिंदु की स्नेह की दुस्सह वेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूँ कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में मैं पहले कभी नहीं देख पाई थी। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को भी इतना लाड़ प्यार करती थी, ये बात तुम लोगों को बड़ी ज्यादती लगी। इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बावजूद चोरी हुई, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा न आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलन में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही ये संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी हुई स्त्री गुप्तचर है। इसका और तो कोई प्रमाण न था, प्रमाण बस इतना ही था कि वह बिंदु थी। यानी कि अब बिंदु के साथ कहीं ना कहीं इस तरह का लांछन लगाया जाता है कि उसको घर से बाहर निकाला जा सके, और उनके घर में चोरी होती है तो चोरी का इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया जाता है? बिंदु के ऊपर। तुम लोगों के घर की दासियां उसका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थी। उनमें से किसी से अपने काम के लिए कहने में वह लड़की भी संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से अलग से एक दासी रख ली। ये बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए मैं जो कपड़े देती थी, उन्हें देखकर तुम इतने क्रुद्ध हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए ही बंद कर दिए। दूसरे ही दिन से मैंने ₹1.25 जोड़ी की मोटी कोरी मिल की धोती पहनना शुरू कर दिया। और जब मोती की माँ मेरी झूठी थाली उठाने के लिए आई तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद झूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बर्तन मल लिए। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न न हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। यानी कि बहुएं जो है उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है इस मध्यम वर्ग के परिवार में। और बहुएं अगर दुखी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुओं के द्वारा अगर परिवार के बाकी सदस्यों को अगर दुख पहुंचाया जाता है या उनकी बात को नहीं माना जाता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उधर ज्यों ज्यों तुम लोगों का क्रोध बढ़ता जा रहा था, त्यों तो बिंदु की आयु भी बढ़ती जा रही थी। इस स्वाभाविक बात पर तुम लोग अस्वाभाविक ढंग से परेशान हो उठे थे। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता रहा कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है, भीतर ही भीतर इस बात की खातिर किए बिना तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली। बिंदु का वर ठीक हुआ। बड़ी जेठानी बोली, जान बची। माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती, तुम लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपटकर रोने लगी। बोली, जीजी मेरा ब्याह क्यों कर रही हो भला?
मैंने उसको समझाते बुझाते कहा, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर अच्छा है। बिंदु बोली, अगर वह अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके। यानी कि बिंदु यहाँ पर कुरूप है, तो बिंदु को हैरानी होती है कि मुझे इतना अच्छा वर कैसे मिल सकता है। लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी न लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन बिंदु रात दिन रोती रहती, चुप होने का नाम ही न लेती। उसको क्या कष्ट है ये मैं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए ये बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती भी किस बल पर, मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिंदु को कोई देखने भी नहीं आता, फिर भी उसको पसंद कर लिया जाता है और ये कहा जाता है कि लड़का बहुत अच्छा है। तो ये हैरानी वाली बात है, यानी कि कोई ना कोई लड़के में गड़बड़ी है, वरना बिना देखे लड़की को कैसे पसंद किया जा सकता है। हालांकि बिंदु बहुत कुरूप है। एक तो लड़की जिस पर काली, जिसके यहाँ जा रही है वहाँ उसकी क्या दशा होगी। इन बातों की चिंता न करना ही अच्छा था। सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, जीजी ब्याह के अभी 5 दिन और हैं, क्या इस बीच मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उसको खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के 1 दिन पहले बिंदु ने अपनी जीजी के पास जाकर कहा, जीजी मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस तरह मत धकेलो। कुछ दिन से जीजी की आंखों में चोरी चोरी आंसू झर रहे थे। उस दिन भी झरने लगे, लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी तो है। उन्होंने कहा, बिंदु जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर कुछ दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। तो यहाँ पर मृणाल की जेठानी की बात हो रही है। उनकी जेठानी की बहन है बिंदु, और बिंदु कहीं ना कहीं गिड़गिड़ाती है अपनी दीदी के सामने कि मुझे बचा लो, इस तरह के विवाह से मुझे बचा लो। लेकिन मृणाल की जेठानी में इतना साहस नहीं है कि वो इस सब घर वालों के सामने कह सके, एक स्टैंड ले सके। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जेठानी बिल्कुल वैसी ही महिला है जैसी महिला समाज को चाहिए, जैसी महिला यहाँ पर इस परिवार को चाहिए। वो कुछ नहीं बोलती है, पति ने जो कहा है, ससुराल वालों ने जो कहा है, उसको चुपचाप सहन कर लेती है और स्वीकार कर लेती है। लेकिन मृणाल का जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल अलग है। हम यहाँ पर देख सकते हैं वो हर बात पर अपनी बुद्धि का परिचय दे रही है, जो कि उनको पसंद नहीं आता। असली बात तो यह थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था। बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर के ही घर से हो। उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति नहीं सह सकेंगे, इसीलिए चुप रह जाना पड़ा। लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता। जीजी को बताना चाहती थी, पर फिर बताई नहीं तो वे डर के मारे मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था। सोचा था जीजी की नज़र में तो जरूर ही पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जैसे देख कर भी नहीं देखा। दुहाई है धर्म की, इसके लिए तुम मुझे क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जीजी तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया। मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जैसी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें नहीं त्याग सकती। 3 दिन बीते, तुम्हारे तालुके के आसामियों ने तुम्हें खाने के लिए जो भेड़ा दिया था उसे मैंने तुम्हारी जठराग्नि से बचाकर नीचे वाली कोयले की कोठरी से एक कोने में बांध दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती। 2-1 दिन तुम्हारे नौकरों का भरोसा करके देखा, उसे खिलाने की बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर अधिक था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। मुझे देखते ही वह मेरे पैर पकड़कर चुपचाप रोने लगी। बिंदु का पति पागल था। सच कह रही है बिंदु, तुम्हारे सामने क्या मैं इतना बड़ा झूठ बोल सकती हूँ दीदी? वह पागल है। इस विवाह में ससुर की सम्मति नहीं थी, लेकिन वे मेरी सास से यमराज की तरह डरते थे। ब्याह के पहले ही काशी चल दिए थे। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर लिया। तो यहाँ पर सच्चाई सबके सामने आ जाती है कि जो लड़का है वो पागल है। एक पागल लड़के से बिंदु का विवाह कर दिया जाता है। हालांकि लड़के का जो पिता है वो नहीं चाहता था, लेकिन लड़के की जो माँ है वो ज़बरदस्ती ये विवाह करवाती है। मैं वही कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री को दया नहीं आती। कहती है कोई लड़की थोड़ी ही है, लड़का पागल है तो पुरुष ही। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता है कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता है। ब्याह की रात वह ठीक था, लेकिन रात में
जगते रहने के कारण और इसी तरह के और झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी थी। अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी रासमणी हो। नौकर ने हो न हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो, इसलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी। वह भी पागल ही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए वह ज़्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तब काफ़ी रात बीतने पर वह किसी तरह चतुराई से भागकर चली आई। उसका विस्तृत विवरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु, तू जैसे रहती थी वैसे ही मेरे पास रह, देखूं तुझे कौन ले जाता है। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा वह कभी झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम। मैंने कहा मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम लोगों ने डर दिखाया, अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो आफत में पड़ जाएंगे। मैंने कहा क्या अदालत ये बात न सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल वर्ग के साथ कर दिया गया है। तुमने कहा तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे, हमें ऐसी क्या गर्ज है। मैंने कहा जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूँगी। तुम लोगों ने कहा क्या वकील के घर तक दौड़ोगी। इस बात का क्या जवाब होता, सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। उधर बिंदु की ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। कहने लगा थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो, उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, ये बात मैं किसी भी प्रकार नहीं मान सकती थी। मैंने हिम्मत करके कहा करने दो थाने में रिपोर्ट। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजो तो बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वह समझ गई थी कि अगर वह इस घर में रही तो मैं बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था ना। संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ भी नहीं है। उनकी तुलना में तो उनका लड़का सोने का चांद था। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा जिसका भाग्य ही खराब हो उसके लिए रोने से क्या फ़ायदा। पागल वागल जो भी हो है तो स्वामी ही न। तुम लोगों के मन में लगातार उस सती साध्वी का दृष्टांत याद आ रहा था जो अपने कोढ़ी पति को अपने कंधों पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले गई थी। संसार भर में कायरता के इस सबसे अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को कभी तनिक भी संकोच न हुआ। इसलिए मानव जन्म पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध कर सके। उससे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी जिस पर तुम लोगों के घर आ पड़ी। फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की ये चर्चा मुझे किसी भी प्रकार सहन नहीं हुई। मैं निश्चयपूर्वक जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए, वह अब हमारे घर लौटकर नहीं आएगी, लेकिन मैं तो उसे ब्याह के एक दिन पहले ये आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते ही हो, तरह तरह से वॉलंटरी करना, प्लेग वाले मोहल्लों में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आ जाने की खबर सुनकर दौड़ पड़ना, इन सब बातों में उसका इतना उत्साह था कि FA की परीक्षा में लगातार 2 बार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद, जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे करना ही पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं होगा, वह भेजे भी तो मुझे मिल नहीं सकेगी। इस काम की बजाय यदि मैं उससे डाका डालकर बिंदु को लाने की बात कहती या उसके पागल स्वामी का सिर फोड़ देने के लिए कहती तो उसे ज़्यादा खुशी होती। शरद के साथ बातचीत कर रही थी, तभी तुमने कमरे में आकर कहा, तुम फिर ये क्या बखेड़ा कर रही हो। मैंने कहा, वही जो शुरू से करती आई हूँ, जब से तुम्हारे घर आई हूँ। लेकिन नहीं, वह तो तुम ही लोगों की कीर्ति है। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या। मैंने कहा, बिंदु अगर आती तो मैं जरूर
छिपाकर रख लेती, लेकिन अब वह नहीं आएगी। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नज़र है। अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया हो तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसीलिए मैं भाई दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई है, इसलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया है। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुभ गए। अभागिनी का असहाय कष्ट जो मैं समझ गई, पर फिर कुछ करने का कोई रास्ता न था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसी वक्त उसे फिर ससुराल पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें हर्जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा, उसकी खार अब भी उनके मन से नहीं गई है। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति ये श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था। रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पुरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल उठा। वह बोला, डर की कोई बात नहीं जीजी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक चला आऊँगा। इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद, शायद कोई रास्ता नहीं निकला? वह बोला, नहीं। मैंने पूछा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वह आत्महत्या करके मर गई। उस घर के जिस भतीजे से मैंने मेल बढ़ा लिया था, उसी से खबर मिली कि तुम्हारे नाम वह एक चिट्ठी रख गई थी, लेकिन वह चिट्ठी उन लोगों ने नष्ट कर दी। चलो छुट्टी हुई। गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे, लड़कियों का कपड़ों में आग लगाकर मर जाना तो अब एक फैशन हो गया है। तुम लोगों ने कहा, अच्छा नाटक है, हुआ करे, लेकिन नाटक का तमाशा सिर्फ बंगाली लड़कियों की साड़ी पर ही क्यों होता है? बंगाली वीर पुरुषों की धोती की चुन्नटों पर क्यों नहीं होता? यह भी तो सोचकर देखना चाहिए। तो इन पंक्तियों में बहुत गहरा व्यंग है कि सारी बदनामी, सारा लांछन लड़कियों के माथे पर क्यों मंड दिया जाता है, पुरुषों की कोई गलती क्यों नहीं होती है। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही, तनिक भी यश नहीं मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी ये नहीं हुआ कि सोच समझकर कुछ ऐसे नए ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, बिंदु जब जीवित थी तब भी उसको सम्मान नहीं मिला, और मरने के बाद भी लोग किस तरह से उसके पीठ पीछे बातें बना रहे हैं, किस तरह से उसको लांछन दे रहे हैं। जीजी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक सांत्वना थी। कुछ भी सही, जान तो बची, मर गई, यही क्या कम है? अगर बची रहती तो न जाने क्या हो जाता। मैं तीर्थ में आ पहुंची हूँ। बिंदु के आने की तो ज़रूरत ही न रही, लेकिन मुझे ज़रूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं वह तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहाँ खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते, और मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जेठानी की तरह पति देवता को दोष देने के बजाय विष्णु देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। अतएव मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण ये नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मृणाल कोई शिकायत नहीं कर रही है, बल्कि वो चाहती है कि वो किस तरह से सोचती है, उसके मन में क्या है, और तुम लोगों के बारे में वो क्या सोचती है, वो सब बताना चाहती है। लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौट कर नहीं आऊँगी। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौट कर नहीं आऊँगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूँ। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है, ये मैं पा चुकी हूँ। अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। और फिर मैंने ये भी देखा है कि वह लड़की ही क्यों न हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे कितना ही जोर क्यों न रहा हो, वह उसका अंत नहीं था। वह अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी।
तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबाकर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है, अपनी मृत्यु में वह महान है। वहाँ बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी नहीं है। वहाँ वह अनंत है। मृत्यु की उस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन की यमुना के पास बजने लगा तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई बाण बिंध गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है वही सबसे अधिक कठिन क्यों है? इस गली में चार दीवारी के घिरे इस निरानंद स्थान में ये तो तुच्छतम बुद्बुद है, वह इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया? तुम्हारा संसार अपनी शठ नीतियों से शुदा पात्र को संभाले कितना ही क्यों न पुकारे, मैं उस अंत्यपुर की जरासी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार क्यों न कर सकी? ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे इस अत्यंत तुच्छ काठ पत्थर की आड़ में ही तिल तिल कर क्यों मरना होगा? कितनी तुच्छ है ये मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा। इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधी हुई बोली, बंधी हुई मार, सब कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में दीनता के उस नागपाश बंधन की ही जीत होगी और तुम्हारे अपने इस आनंद लोक की, इस सृष्टि की हार? इन पंक्तियों में हम मृणाल के मन की वेदना को समझ सकते हैं कि वो इस बंधन को स्वीकार नहीं करती है। वो इतना विरोध करती है फिर भी इस बंधन से बच नहीं पाती है और उसको लगता है कि आगे भी मैं इस बंधन को क्यों निभाऊं। ऐसा क्या मिलेगा कि मैं जीवन भर इस बंधन को ढोती रहूं, इस अभ्यास को, इस दिनचर्या को, ये बंधे बधाए जो नियम मेरे ऊपर थोप दिए गए हैं, इनको मैं क्यों ढोती रहूं? क्या मैं मुक्त नहीं हो सकती? क्या सामाजिक बंधन जीवन से बड़े हैं? बिंदु क्या सामाजिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती थी? क्या उसको जीवन जीने का अधिकार नहीं था? उसको मृत्यु को गले क्यों लगाना पड़ा? लेकिन मृत्यु की वंशी बजने लगी। कहाँ गई राजमिस्त्रियों की बनाई हुई वह दीवार? कहाँ गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा वह कांटों का घेरा? कौन सा वह दुख, कौन सा है वह अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है? ये लो, मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही है। अरे मंजली बहू, तुझे डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं। मंजली बहू के इस तेरे खोल को छिन्न होते एक निमिष भी न लगा। तुम्हारी गली का मुझे कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र है, मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल। तुम लोगों की रीति नीति के अंधेरे ने मुझे अब तक ढक रखा था। बिंदु ने आकर क्षण भर के लिए उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया। वही लड़की अपनी मृत्यु द्वारा सिर से पैर तक मेरा वह आवरण उघाड़ ले गई। आज बाहर आकर देखती हूँ, अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मेरा ये अनादृत रूप जिसकी आंखों को भाया है, वे सुंदर आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं। अब मंजली बहू की खैर नहीं। तुम सोच रहे होगे मैं मरने जा रही हूँ। डरने की कोई बात नहीं, तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। हम देख रहे हैं कि मृणाल कोई भी गलतफहमी का शिकार होने नहीं देना चाहती। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर किसी को एहसास भी ना हो कि वो मरने जा रही है, इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती है कि तुम सोच रहे होगे कि मैं मरने जा रही हूँ। डरने की कोई बात नहीं, तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। क्योंकि पुराना मजाक इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि समाज में जो औरतें हैं वो अपने ही जीवन लीला को समाप्त करती हैं। वो विरोध नहीं कर पाती, बोल नहीं पाती, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं टैगोर जी ने मृणाल को इतना कमज़ोर नहीं दिखाया है कि वो आत्महत्या कर ले। वो स्पष्ट कर देना चाहती है कि मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त नहीं करने वाली हूँ। बस मैं उस बंधन से आज़ाद हो गई हूँ, उन सामाजिक बंधनों से आज़ाद हो गई हूँ जो वर्षों से हम जैसी स्त्रियों के कंधे पर लाद दिए जाते। मीराबाई भी तो मेरी ही तरह नारी थी। उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी। बचने के लिए उनको तो मरना नहीं पड़ा। मीराबाई ने अपने गीत में कहा था, बाप छोड़े माँ छोड़े जहाँ कहीं जो भी है सब छोड़ दे, लेकिन मीरा की लगन वही रहेगी प्रभु, अब जो होना है सो हो। ये लगन ही तो जीवन है। मैं अभी जीवित रहूँगी, मैं बच गई। तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूटी हुई मृणाल। और ये अंतिम संबोधन है और इस तरह से इस पत्र का अंत हो जाता है। पत्र शैली में लिखी ये कहानी हमने पूरी अब पढ़ ली है और पढ़ने के बाद जो रूपरेखा हमने इस कहानी के बारे में शुरुआत में देखी थी और किस तरह से वो नए नए मोड़ लेकर अंत तक पहुंच जाती है, आप इसे देख सकते हैं। तो मृणाल एक ऐसी पात्रा है जिसके मन में वैचारिक द्वंद्व है, अपनी बुद्धि है। बार बार पूरी कहानी में हम देखते हैं कि वो कहती है कि मुझे बुद्धि मिली है, क्योंकि स्त्रियों के पास बुद्धि नहीं होनी चाहिए। बुद्धि उसका सबसे बड़ा शत्रु है।
उसकी माँ को भी ये लगता है कि मेरी बेटी बुद्धिमान है, वो तर्क वितर्क करती है, अपने हिसाब से सोचती है, अपनी नई सोच के हिसाब से काम करती है। और कहीं ना कहीं ससुराल वालों को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि माँ भी तो उसी समाज का हिस्सा है। वो आवाज़ उठाती है, उसकी आवाज़ उठाना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। परिवार में उसको पसंद नहीं किया जाता, उसको सम्मान नहीं दिया जाता है। बिंदु कहीं ना कहीं उसके साथ संबंध रखती है, उससे स्नेह करती है। एक माँ और बेटी का रिश्ता उनके बीच में पनपने लगता है और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि बिंदु के सहारे कहीं ना कहीं उसके सोई हुई ममता को एक सहारा मिल गया है। लेकिन बिंदु के साथ जो होता है और किस तरह से उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है और मरने के बाद भी उसको सम्मान नहीं मिलता है, ये बात उसको अंदर से तोड़ के रख देती है। और अब उसको लगता है कि अब बस बहुत हो गया है, अब मुझे उस ढांचे के अंदर नहीं रहना है, अब मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना है जो इस तरह से सम्मान नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो इतने शक्तिशाली नहीं है, मृत्यु उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। जो बंधन वो बिंदु के ऊपर लगाकर रख रहे थे, जिस माहौल में बिंदु को रखा गया था, उन सब से मुक्ति पाने के लिए एक मृत्यु ही काफ़ी है। इस जीवन में उसको प्रताड़ित किया गया, उसका अनादर किया गया, उसको सम्मान नहीं मिला, लेकिन क्या मृत्यु के बाद कोई उसका अपमान कर सकता है? जीवन से बड़ी उसकी मृत्यु है और मृत्यु ने उन सब लोगों को छोटा दिखा दिया है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।